नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो एस के पांडे बुक है उससे है। इसमें मेरा काम यही है, हम यही बात आप लोग को बताते हैं कि आप लोग इसमें क्या पढ़िए क्या छोड़ दीजिए। जो इम्पोर्टेंट होता है उसको बताते हैं। यहाँ से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, इसको आपको किसी तरह से करना ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम आते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये आपको माना जाता है कांग्रेस की स्थापना के साथ में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो चरण समाप्त होता है, शुरू होता है, वो आपको जब आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 से को, उस के बाद ही समाप्त होता है। कुल अगर स्वतंत्रता संग्राम के चरण को देखा जाए तो 1885 से लेकर 1947 के बीच में यह 3 चरणों में रहा, प्रथम, द्वितीय और गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण में गांधी जी के आंदोलन पूरे छाए रहे। प्रथम चरण में आपको उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो लोग छाए रहे, और द्वितीय चरण में आपको उदारवादी और उग्रवादी दोनों टाइप के विचारधारा के लोग छाए रहे। मतलब गर्म दल और नरम दल दोनों प्रभावी रहे द्वितीय चरण में, विशेष करके गर्म दल। और द्वितीय चरण कांग्रेस का हम चरण बोल रहे हैं। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में द्वितीय चरण में ही कुछ उग्रवादी क्रांतिकारी संगठन उभरते हैं जो हथियार के बल पर, हिंसा के बल पर देश को आज़ाद करने का मंशा रखते हैं, और वो अपना देश और विदेश दोनों जगह पर अपना प्रयास भी करते हैं। प्रथम चरण है वो उग्रवादी चरण है। उग्रवादी में नरम दल का चरण, ठीक, गर्म दल नहीं नरम दल, जो आपको याचना पत्र, लेखन आदि के माध्यम से देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे देश आज़ादी की तरफ धीरे धीरे बढ़े, जो अंग्रेजों से छीन के नहीं लिया जाए बल्कि मांग के लिया जाए। ऐसा आप लोग को प्रथम चरण वाले नरम दल वाले का काम था। चलिए हम देखते हैं। तो प्रथम चरण में आपको 1885 से लेकर 1905 तक देखेंगे। ठीक, यह जो चरण था इसमें लक्ष्य अस्पष्ट था। इसमें कांग्रेस की स्थापना हुई। इस समय आंदोलन का प्रतिनिधित्व बुद्धिजीवी मध्य वर्गीय लोग कर रहे थे। यह वर्ग पश्चिमी उदारवादी और अतिवादी विचारधाराओं से प्रभावित था। ठीक, उदारवादी विचारधारा मीन्स हमें स्वतंत्रता मिले, अधिकार मिले, समानता मिले, धर्मनिरपेक्ष मतलब राज हो, इस टाइप की बात ये लोग करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग द्वितीय चरण आपको 1905 से लेकर 1919 के बीच रहेगा। द्वितीय चरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी इसमें परिपक्व हो चुकी थी, लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट हो चुके थे। कांग्रेस के इस मंच में भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू किए गए थे। इस चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज रखा था। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठन ने ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही हिंद क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग किया। ठीक, जैसे आपको गदर पार्टी होगा या अनुशीलन समिति होगा, ये सब का काम रहेगा। चलिए तृतीय चरण जो है आपको 1919 से लेकर 1947 तक। यह चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेट एवं पूर्ण स्वराज रखा। स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज। पहले डोमिनियन स्टेट था, बाद में क्या हुआ, स्वराज हुआ लाहौर अधिवेशन के बाद में। डोमिनियन स्टेट क्या है कि हमारे राजा कौन होंगे, ब्रिटेन के महाराजा होंगे, बाकी सब हम लोग काम खुद कर लेंगे, केवल आप राजा रहिएगा मेरा, बाकी सब शासन हम लोग को दे दीजिए, उसी को डोमिनियन स्टेट कहेंगे। और पूर्ण स्वराज का मतलब क्या हुआ, राजा वजह कुछ नहीं, सब कुछ हम शासन करेंगे, आप लोग यहाँ से छोड़ के जाइए। ठीक, आज जो भी आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया वो अभी आज भी डोमिनियन स्टेट है, क्योंकि वहाँ का राजा कौन है, तो ब्रिटेन के राजा है। और भारत क्या है, पूर्ण स्वराज प्राप्त किए हुए, स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए है। इस चरण में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया तथा भारत को स्वतंत्रता हुई। असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ये सब प्रथम चरण का ही काम है, प्रथम चरण का, तृतीय चरण का ही काम है। अब यहाँ पे हम लोग भारत की राष्ट्रीयता की उत्पत्ति के कारण, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, भारत की राष्ट्रीयता की उत्पत्ति के कारण। तो यहाँ पे क्या कारण रहा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो एक नहीं, राष्ट्रवाद के उदय के पीछे बहुत सारे कारण रहे, जो आपको 1857 के बाद शुरू होते हैं। उसके पहले भी कुछ मतलब ऐसे वर्क कर चुके थे अंग्रेज लोग, जिसका जो आधार बना राष्ट्रवादी आंदोलन का, यानी राष्ट्रवाद का। अब देखते हैं कौन कौन कारण है जो हमारे राष्ट्रीयता के उदय यानी
राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि सांस्कृतिक, समाज और राजनीतिक रूप से एकीकरण करके इसको एक पहचान दे लेना। मतलब किसी खास क्षेत्र को राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पहचान दिलाकर इनको एकीकरण करना, एकता के सूत्र में बांधना, वही राष्ट्रवाद है। ठीक, तो इसके लिए क्या क्या काम किया गया, कौन कौन से सांस्कृतिक कारण रहे, कौन से आर्थिक कारण रहे, कौन से सामाजिक कारण रहे जो आपको राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखेंगे क्या कि अंग्रेज की शोषणकारी प्रवृत्ति जो थी आर्थिक नीतियों से, उससे भारत के कुछ एक खास वर्ग पीड़ित नहीं था, बल्कि पूरा भारत पीड़ित था। ठीक, अतः जो भारतीय लोग थे वो अपने आप को फील किए कि हम लोग को शोषण करने वाला जो आदमी है वो एक ही क्षेत्र है, एक ही आदमी है। कौन है? तो वो है कांग्रेस नहीं, अंग्रेज। ठीक, कौन? अंग्रेज। तो हम लोग क्यों नहीं मिलजुल के अंग्रेज को भगाने का काम किया जाए? तो ये आपको आर्थिक कारण हो गए। आर्थिक कारण में ही रेल का निर्माण हो जाएगा। ठीक, आर्थिक कारण में रेल का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि रेल के निर्माण तो आपको कच्चा माल के प्राप्ति के लिए और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने किया था इस उद्देश्य से। लेकिन लोग क्या हुए, रेल मार्ग के सहारे रेल से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किए और एक दूसरे के जो शत्रु थी, एक समान शत्रु था, उसका पहचान किए। इस शत्रु को अलग करने के लिए एकता के सूत्र में ये लोग बने। ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो कांग्रेसों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण राष्ट्रीयता की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारण माना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने इसके लिए क्या किया? धन निष्कासन के सिद्धांत दिया कि कैसे अंग्रेज लोग हमारा आर्थिक रूप से शोषण करता है। अंग्रेजों को भारत विरोधी आर्थिक नीति के भारतीयों के मन में विदेशी राज के प्रति नफरत और स्वदेशी राज के प्रति उत्तरार्ध में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया गया। मतलब दादा भाई नौरोजी जो थे वो धन निष्कासन का सिद्धांत दिए और इसके साथ साथ अनेकों ऐसे थ्योरी दिए जिसके से आपको पता चला कि अंग्रेज कितना शोषण कर रहे हैं। इसमें आपको 1867-68 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय जो था वो 20 रुपया प्रति वर्ष था। मतलब 20 रुपया एक आदमी का आय था प्रति वर्ष। और उसके बाद आपको ये याद रखिएगा कि 67-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 20 रुपया प्रति वर्ष आय निर्धारित किया गया। उसी तरह से विलियम डिग्बी जो थे 1899 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय जो थे 18 रुपया निर्धारित किया, याद रखिएगा। तो दादा भाई नौरोजी 1867-68 ईस्वी में कितना आय बताए हैं? तो 20 रुपया। और विलियम डिग्बी जो है वो कितने आय बताए हैं 1899 ईस्वी में? तो 18 रुपया। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। अंग्रेज लोग जो थे अपने प्रशासन के सुविधा के लिए, क्लर्क पैदा करने के लिए, अपने वस्तु के मांग में वृद्धि के लिए एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो उनके वस्तु का मांग करे, उनके कल्चर को रेस्पेक्ट करे, उनके कल्चर के अधीन आ जाए। तो उसके लिए शिक्षा का सहारा लिया। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में का आपको भारतीय लोगों ने फायदा उठाया। शिक्षा व्यवस्था से प्रेरणा लेते हुए, पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था से प्रेरणा लेते हुए वहाँ के विचारक लोगों को भारतीय लोगों ने समझा और वहाँ के विचारक लोगों को भारत में अप्लाई करना शुरू किया। जैसे यहाँ के विचारक स्वतंत्रता पर बल देते थे, पश्चिमी विचारक। ठीक, समानता पर बल देते थे, स्वतंत्रता पर बल देते थे, सांस्कृतिक एकता पर बल देते थे, जिसके कारण आधुनिक शिक्षा के कारण ये सब हुआ। और इस कारण से क्या हुआ? भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे देखते हैं, पश्चात शिक्षा और संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने पश्चात शिक्षा का प्रचलन ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्लर्क पैदा करने हेतु किया था, परंतु भारतीयों में बर्क, जेम्स मिल, गैल्वेस्टन, स्पेंसर, रूसो, वॉल्टेयर आदि के विचारों से स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएं जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेक्स्ट आते हैं आधुनिक समाचार पत्र का उदय। देखिए, आधुनिक समाचार पत्र जो थे ये आपको मेन भूमिका निभाया कि विचार को, जो भारतीय लोग थे उनके विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता था। आम लोगों तक विचार को, कोई एक भारतीय पढ़े लिखे हैं, उनका अच्छा विचार है, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको पेपर के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से छापते थे और गांव-गांव, शहर तक जाता था। और लोग जो पढ़े लिखे थे वो लोग पढ़ के और लोगों को सुनाता था, अच्छा लगता था, लोग उनके बात को समझते थे। और ये भी आपको राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आधुनिक समाचार पत्रों में प्रेस की राष्ट्रीय के उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव रखी। उन्होंने स्वात कुमुदी बंगाली भाषा में, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में जैसे समाचार पत्र निकाला।
और भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। 1859 ईस्वी में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत साप्ताहिक पत्र सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा निकाला गया। ठीक है, संपादन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया। इसके अतिरिक्त बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी हिंद, हिंदू पायनियर, मराठा, इंडियन मिरर आदि ने ब्रिटिश हुकूमत को गलत नीतियों की आलोचना कर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। अब नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय साहित्य का प्रभाव। राष्ट्रीय साहित्य की राष्ट्रीयता के उदय के लिए एक प्रमुख कारक था। इसमें आपको आधुनिक खड़ी बोली के पितामह भरतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 ईस्वी में अपने लिखे नाटक में, जो नाटक क्या नाम था, भारतीय दुर्दशा में अंग्रेजों की भारत के प्रति अधिक प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया। इस क्षेत्र में हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी आदि ने भी योगदान दिया, जिनकी रचना देश प्रेम से ओतप्रोत थी। अन्य भाषाओं जैसे उर्दू में मोहम्मद हुसैन, अल्फात हुसैन हाली, बंगाली में बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में चिपलू नंकर, गुजराती में नर्मद, तमिल में सुब्रमण्यम भारती आदि की रचना का आपको देश प्रेम से की भावना मिलती थी। तो इसमें आप सिंपल याद रखिए, राष्ट्रीयता की भावना में विकास करने में राष्ट्रीय साहित्य का भी भूमिका रहा। मतलब राष्ट्रवाद के विकास में क्या किसका भूमिका भी रहा, तो राष्ट्रीय साहित्य का भी भूमिका रहा। उसका राजनीतिक कारण देखते हैं। तो राजनीतिक कारण में आइए, इसमें आपको अंग्रेजों के भारत में आने से पहले यहाँ राजनीतिक एकीकरण का अभाव था। मुगल सम्राट अंग्रेजों की मृत्यु के बाद भारतीय राज्यों की सीमाएं छीन भिन्न हो गई। ठीक, जब औरंगजेब मर गए तो जो मुगल का विस्तार पूरा भारत में हुआ था, अपना अपना छोटे छोटे देशी रियासत उभर गए, जिससे राष्ट्रीयता की भावना खत्म हो गया। ठीक, लेकिन अंग्रेज के आने के बाद में इसमें एकीकरण हुआ, परंतु अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना से भारत का पुनः राजनीतिक एकीकरण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता के उदय में सहायता मिली। त्रिपरिवहन तथा संचार साधनों का विकास, इसमें रेल, डाक, तार आदि संचार साधनों के विकास ने भी भारत में राष्ट्रीयता की जड़ों को मजबूत किया। रेलवे ने इसमें मुख्य भूमिका का निर्वहन किया। कार्ल मार्क्स ने भी लिखा था कि रेलवे राष्ट्रीयता के उत्थान में सहायक होगी। 1865 ईस्वी में एडिसन ने लिखा था कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े वंशों ने पहले कभी नहीं किया। इसको याद करने की गरज नहीं है आपको, सिंपल याद रखिए कि परिवहन और संचार साधनों के विकास ने भी आपको राष्ट्रीयता का विकास में योगदान दिया। उसके बाद सामाजिक और साहित्यिक धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे आपको पता है कि भारत में सामाजिक सुधार हुए, धार्मिक सुधार हुए, और धार्मिक जो जैसे दयानंद सरस्वती बोले हैं कि वेदों की लौटो, मतलब हमारा धर्म भी श्रेष्ठ है, ईसाई धर्म हमारे धर्म के सामने कुछ नहीं है, ऐसे प्रचार करने के कारण क्या हुआ, राष्ट्रीयता का उदय हुआ। जैसे बौद्धिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों के अंतर्मतम को झकझोरा, मतलब आत्मा को झकोरा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, स्वदेशी राज सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है। ठीक, अच्छा से अच्छा विदेशी शासन स्वदेशी शासन से बुरा ही होता है। ये बात, मतलब इसका स्टेटमेंट यही है, इनका स्टेटमेंट यही है, इसका निचोड़ यही है कि अच्छा से अच्छा विदेशी शासन बुरे से बुरे स्वदेशी शासन से मतलब क्या होता है, खराब ही होता है। ये बात बोले हैं। चलिए, कौन? तो दयानंद सरस्वती। स्वामी तीर्थनाथ ने कहा कि मैं सशरीर भारत हूँ, सारा भारत मेरा शरीर है। ठीक है, इनकी जानने की जरूरत आपको है नहीं। नेक्स्ट आते हैं भेदभाव पूर्ण नीति। अंग्रेजों की जो भेदभाव पूर्ण नीति थी, चाहे सैनिक हो या आर्थिक हो, ठीक है, या आपको सिविल पद पर नियुक्ति के लिए हो, उस सब के कारण भी आपको राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति प्रत्येक जगह, जैसे सेना, उद्योग, सरकारी नौकरियां एवं आर्थिक क्षेत्र में अपनाई जाने वाली भेदभाव पूर्ण नीति भी राष्ट्रीयता के उदय में सहायक हुई। नेक्स्ट आते हैं हम आपको शासकों का प्रजातिगत अहंकार। इस समय अंग्रेज ने रंगभेद की नीति अपनाई, जिसकी शिक्षित भारतीय द्वारा विरोध किया गया। नौकरियों के संबंध में काले गोरे का भेदभाव किया गया। बहुत से सामाजिक क्लब केवल यूरोपियों के लिए होते थे। यहाँ तक कि कानूनी अदालतों में भी यूरोपियों के समक्ष भारतीयों के अनुचित व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार उत्पन्न हुए वैमनस्य की भावना ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। उसके बाद कुछ ऐसे गवर्नर जनरल
आए जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय में कारण बने, जैसे लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। इनमें आपको क्या क्या कार्य किए हो, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किए, और बहुत सारा पैसा खर्च किए। और दिल्ली दरबार के आयोजन के समय ही भारत में बहुत सारी जगह अकाल पड़ा, लोग भूखे मर रहे थे। ठीक है, इसके साथ साथ कर का भार बढ़ गया भारतीयों पर, तो जिससे भारतीय में राष्ट्रीयता का उदय हुआ, अंग्रेजों को खेदने के लिए एकजुट हो गए। वर्नाकुलर प्लेक्स एक्ट, ये जो है आपको बहुत डिटेल से इसके बारे में बताए हैं कि देसी भाषा में जो राष्ट्रवादी की भावना को पनपाने का काम देसी भाषा कर रहे थे, उनको प्रतिबंध लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि देसी भारत भाषा को मतलब क्या किया जाए, कुचला जाए। देसी भाषा के जो भी पत्रिका होता है, पत्र होता है, उसको कुचला जाए। ये आपको 1878 में आया था, लेकिन बाद में लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया 1882 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आर्म्स एक्ट था, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ICS परीक्षा जो होती थी उसमें आयु को घटा के 21 वर्ष कर दिया गया, से घट के 19 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध आदि ने राष्ट्रीयता के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इल्बर्ट बिल विवाद, ये भी आपको राष्ट्रीयता के भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आपको बता भी किए कि इल्बर्ट बिल विवाद क्या होता है, पिछले वीडियो में यहाँ पे बताते हैं। इसके तहत क्या, इस बिल के तहत क्या किया गया था, इल्बर्ट बिल के तहत। ठीक है, इल्बर्ट एक व्यक्ति का नाम है जिसने इस बिल को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। रिपन के समय आया था। इस बिल के कारण इतना विवाद हो गया कि रिपन को त्यागपत्र देके जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल में क्या था, तो देखिए इस बिल में एक कानून लाया गया था कि अगर कोर्ट में सुनवाई होता है और कोई भारतीय व्यक्ति जज है, तो आपको अंग्रेज या भारतीय किसी भी व्यक्ति का मुकदमा सुन सकता है। ठीक है, मतलब अंग्रेज हो या भारतीय हो, सबका मुकदमा एक भारतीय व्यक्ति के द्वारा सुना जा सकता है। ठीक, इससे क्या हुआ, इसके पहले क्या था कि भारतीय व्यक्ति अगर जज है तो केवल भारतीय व्यक्ति का मुकदमा सुनता था। लेकिन इल्बर्ट बिल के बाद में इस भारतीय जज को यह अधिकार हो गया कि अंग्रेज लोगों का भी मुकदमा सुन सके, जिससे अंग्रेज लोगों को खराब लगा। अंग्रेज लोगों को अपने प्रजातीय भावना का ठोस पहुंचा। अंग्रेज लोगों को मतलब लगा कि हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि हम हमारा मुकदमा भारतीय के द्वारा सुना जाएगा। इसके बाद अंग्रेज लोग इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ठीक है, यही इल्बर्ट बिल विवाद है। अंततः बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक, अब इसके कारण भारतीय ने भी सोचा कि अगर ऐसा अंग्रेज लोग का मुकदमा हम भारतीय नहीं सुन सकते हैं इतने पढ़े लिखे होके भी, तो ठीक है, हम लोग एकजुट होकर इस अंग्रेज को भगाया जाए। क्यों रहेंगे ये लोग, हम लोग अपना मुकदमा खुद सुनेंगे। इसके बाद में आपको मतलब आत्मा को ठेस पहुंचा। जो उच्च शिक्षित वर्ग लोग थे ना, इस बिल के विवाद के कारण लोगों को मतलब मन में जो अंग्रेज के प्रति इज्जत था उसका वह इज्जत खत्म हो गया, क्योंकि ये आपको एक टाइप के मतलब प्रजातीय भावना से उत्पन्न विवाद हुआ। ठीक, तो उसके बाद में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा है बताते हैं। भाजपा के सबसे लोकप्रिय वायसराय रिपन के समय में इल्बर्ट बिल पारित हुआ। इस बिल ने जनपद सेवा के आधार भारतीय जिला तथा सत्र न्यायाधीशों की वह शक्ति तथा अधिकार देने का प्रयत्न किया जो कि उन्हें यूरोपीय साथियों को मिले हुए थे। यूरोपीय लोगों की प्रतिक्रिया इतनी कटु थी कि वायसराय को यह अधिनियम बदलना पड़ा। भारतीयों को इस झगड़े में आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि जहां यूरोपीय लोगों को विशेषाधिकार का प्रश्न है, उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है। दूसरे यह भी अनुभव हुआ कि संगठित आंदोलन का क्या प्रभाव होता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इस बिल विवाद में अंग्रेज लोग एकजुट होकर विरोध किए थे, जिसके कारण यह वापस आ गया था। भारतीय लोग भी सोचा कि हम लोग भी एकजुट हो जाते हैं, एकजुट होकर अगर आंदोलन करते हैं तो अंग्रेज लोग वापस चल जाएंगे। हम लोग अपना बात मनवाने आराम से, अंग्रेज लोग से कोई बात मनवाना होगा तो आराम से मनवा सकते हैं, तो अब राष्ट्रवाद का उदय हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन। अब देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए इसके पहले भी भारत में कुछ लोगों का मतलब प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग अलग संगठन काम कर रहे थे, जो प्रेशर ग्रुप में अंग्रेजों पर दबाव डाल के अपना काम निकालने के लिए उत्पन्न हुए थे। उन्हीं के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन कौन कौन है। उसमें आपको हम देखेंगे सबसे पहले बंगाल में
उसको हम मद्रास में ऐसे ऐसे करके देखते जाएंगे। तो राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक भारत में समाज सुधार कार्यों को और राजनीतिक आंदोलन का शुभारंभ किया था। ये सब आप लोग जानते हैं उनके बारे में। ठीक, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, 1830 ईस्वी में हेनरी विवियन डेरोजियो जो हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर भी थे, ठीक है, इनके अनुयायी को डेरोजियो कहते थे। इन्होंने भी राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे चल के संगठन बना। संगठन में सबसे पहला संगठन जो था वो बंग भाषा प्रकाशक सभा था। ये 1836 में बना था, राजा राम मोहन राय के साथियों में के द्वारा इसको बनाया गया था। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गई थी। वो अकबर द्वितीय के पेंशन को बढ़ाने के लिए सम्राट से मिलने गए थे, वहीं पे आपको राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। अब पेंशन के बढ़ाने के उद्देश्य से अकबर द्वितीय ने आपको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हुए कहाँ भेजा था, तो ब्रिटेन भेजा था। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ जमींदार एसोसिएशन। ये इम्पोर्टेंट आपको है। ठीक है, ये इसमें आपको सदस्य में भारतीय और अंग्रेज दोनों थे। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन में भारतीय और आपको अंग्रेज दोनों थे। स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, स्थान कहाँ है, कोलकाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके स्थापनकर्ता में कौन है, तो द्वारिकानाथ टैगोर और अन्य जमींदार लोग। तो द्वारिकानाथ टैगोर का नाम याद रखिएगा, इसके स्थापना किए थे। बाकी सब लोग का नाम उतने आपको इम्पोर्टेंट है नहीं। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक, इसकी स्थापना जॉन थॉमसन के द्वारा किया गया था। इसमें भी भारतीय और अंग्रेज दोनों थे। डेट नहीं याद रहे कोई बात नहीं, डेट है 1843। इतना याद रखिएगा, बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो था राधाकांत देव बंगाल के जमींदार थे, इन्होंने किया था 1851 ईस्वी में। बस इतना ही याद रखिएगा, याद रखना हो तो वैसे ही इसको छोड़ के भी चल सकते हैं। बंगाल में इस सभा का नाम क्या था, भारतवर्षीय सभा था, याद रखिएगा। बंगाल में इसका नाम क्या था, भारतवर्षीय सभा था। ये जो सभा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलता के कारण इन दोनों को मिलाकर इसको बनाया गया था। ठीक है, दो पहले संगठन जो बने थे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और उसके बाद क्या कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी एंड जमींदारी एसोसिएशन, दोनों को मिला के यह संगठन बना, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं इंडियन लिंग। इंडियन लिंग ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में, कांग्रेस की स्थापना के 10 साल पहले। ठीक, कौन किया, तो शिशिर कुमार घोष किए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, शिशिर कुमार घोष कौन थे, तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। ये बात याद रखिएगा। ठीक, बाकी सब आपको याद करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1875 में ही हुई थी। आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन बाद में आपको मतलब सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। 1876 ईस्वी में स्थापना किया गया था। बाद में आपको इसी एसोसिएशन से नेशनल कॉन्फ्रेंस बना। इसी एसोसिएशन का से निकल के मतलब इसी एसोसिएशन के मेंबर जो है सूर्यनाथ बनर्जी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया था इसके बाद में। ठीक, पहले ई बना, इसके बाद ई बना। तो ये संस्था जो है इंडियन एसोसिएशन जो है आपको कांग्रेस की स्थापना के पूर्व में मतलब अखिल भारतीय संस्था का दर्जा इसको प्राप्त था। ठीक, अगर इंडियन एसोसिएशन ऑप्शन में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं रहे, तो इंडियन एसोसिएशन के साथ जाइएगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन और संगठन रहते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चले जाइएगा। ठीक है, दोनों में से एक ही चुनिएगा, ई ऑप्शन नहीं चुनिएगा। चलिए आगे हम आते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, सूर्यनाथ बनर्जी थे। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। परंतु इसके सचिव आनंद मोहन बोस बाद में इसमें आके जुड़े थे। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या क्या है उसको आपको जानने के नहीं है। यह संस्था जो था उच्च वर्ग के लिए नहीं था बल्कि मध्यम वर्ग का था। इसके पहले जो भी संस्था बना वो जमींदारी वर्ग के लिए बना था, लेकिन यह मध्यम वर्ग के लिए बना था। इस संस्था के द्वारा आपको सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया, जिससे भारतीय जनपद सेवा आंदोलन कहा गया, मतलब सिविल सर्विस आंदोलन। देखिए इसका स्थापना कब बना हुआ है, देखिए तो 1876 ईस्वी में। ठीक है, और 1878 में क्या किया गया था,
आपको लॉर्ड लिटन के द्वारा सिविल सेवा के लिए उम्र का आयु जो था 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, खुद ICS परीक्षा पास कर लिए थे। ठीक है, लेकिन बाद में आपको इनको हटा दिया गया था, निकाल दिया गया सर्विस से। तो जब आयु घटाया जाएगा सिविल सर्विस के लिए तो ये विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये करेंगे तो इनका संगठन भी करेगा, क्योंकि संगठन के जरिए विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे। तो इसीलिए ये संगठन जो है आपको सिविल सेवा जो है उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, आर्म एक्ट, इल्बर्ट बिल सबका विरोध किया। इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान अपने पत्र बंगाली, मतलब बंगाली के लेखक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, याद रखिएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज JF मारिस का आलोचना करने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सजा भी हुई थी, जेल की सजा। इतना आपको जरूरी नहीं है, रफली इतना बंगाली जानिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन जो है, यहाँ पे देखिए, इंडियन एसोसिएशन जो है 1883 ईस्वी में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पहला कब हुआ था? 83 में। दूसरा कब हुआ? 85 में। ठीक, और आपको एक संगठन का रूप ले लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसीलिए बताएं कि अगर अखिल भारतीय संस्था किसे दर्जा प्राप्त है और इंडियन एसोसिएशन है तो उसके साथ जाइए, दोनों है तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाइएगा। ठीक है, और दोनों नहीं रहेगा, दोनों तो रह भी नहीं करेगा, दोनों में से एक ही कोई रहेगा तो एक ही के साथ जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये रहा। इसी कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल न हो सके थे। अब देखिए, इंडियन एसोसिएशन का जो अगला रूप है नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1885 ईस्वी में ही इसका मीटिंग कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था। इसी समय आपको मुंबई में कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस के गठन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं जा सके, क्योंकि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोलकाता में कर रहे थे उस समय। ठीक, तो आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी या आनंद मोहन बोस जो है आपको मुंबई में कांग्रेस की स्थापना के समय नहीं थे। ये बात आपको इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं भारतीय जनपद सेवा आंदोलन अथवा सिविल सर्विस आंदोलन, बतवी की है इसके बारे में। ठीक है, तो भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है? कर्नवालिस है, ये आपको बता दिए हैं ऑलरेडी हम। 1853 पहले क्या था? पहले परीक्षा के बल पर नहीं होता था, मनोनीत होता था सिविल सेवा के लोग। 53 से परीक्षा होने लगा, परीक्षा के जरिए इसका नियुक्ति होने लगा। ठीक है, और इसका परीक्षा का आयोजन कहाँ होता था? लंदन में होता था। ठीक, इसके बाद अनेकों भारतीय लोग सिविल सेवा में नियुक्ति भी हुए हैं। जैसे 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक, 1866 ईस्वी में, उम्र घटाएगा उसका मतलब नहीं है। बाद में 1869, याद रखिएगा, 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सहित 4 भारतीयों ने यह परीक्षा पास की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है परम में असम के कलेक्टर थे उस समय। इनको 1874 5 साल के बाद ही आपको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, और 1877 ईस्वी में आपको क्या किया गया? लिटन के द्वारा सिविल सेवा के लिए उम्र घटा दिया गया, 21 से 19 कर दिया गया, जिसके कारण सिविल सेवा आंदोलन हुए थे। ठीक, अपने जीवन के किसी भी राजनीतिक, देखिए 77 में इस सेवा की उम्र घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरोध में 1877 में टाउन हॉल में एक सभा बुलाई। अपने जीवन में किसी भी राजनीतिक सभा में भाग न लेने वाले केशव चंद्र सेन भी इंडियन एसोसिएशन के सभा में उपस्थित हुए। इंडियन एसोसिएशन 1869 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के सामने स्मृति पत्र पेश करने के लिए लाल मोहन घोष को ब्रिटेन भेजा। 1823 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन दोनों जगह होने लगा। भारत में इलाहाबाद में होता था शुरू में, बाद में दिल्ली में होने लगा। तो यहाँ पे आप लोग को यही याद रखना है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब ICS बने, कब उनको निकाला गया। ठीक है, और लिटन ने एज को कितना से कितना कर दिया गया था, बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। ठीक, और भारत में कब सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन हुआ, प्रथम बार खुली प्रतियोगिता कब से शुरू हुई? 1853 के एक्ट के बाद से। ठीक, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मुंबई में राजनीतिक संगठन। और कलकत्ता में राजनीतिक संगठन था, अब हम देखेंगे मुंबई में राजनीतिक संगठन। अब देखिए, बम्बई जो है एसोसिएशन, बम्बई का राजनीतिक संगठन में सबसे पहले क्या? बम्बई एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको किया गया था, बस इतना याद रखिएगा। बम्बई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन 1885 कांग्रेस के समय ही, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी,
KT तैलग और काशीनाथ के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, याद रख सकते हैं इसको। ठीक, चलिए पूना स्वराज्य सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में MG रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे सबकी जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आते हैं मद्रास में राजनीतिक संगठन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कुजुल लक्ष्मी नसूर चेट्टी के द्वारा किया गया था, इसको याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं। चलिए देखिए मद्रास महाजन सभा, इसको याद रखिएगा। BAB राघाचार्य, G सुब्रमण्यन अय्यर, अनंत चार्लो, तीनों ने मिलकर 1844 कांग्रेस की स्थापना के 1 साल पहले इसको स्थापना किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लंदन में राजनीतिक संगठन। लंदन में राजनीतिक संगठन देखेंगे तो इसमें देखिए भारतीय लोग अपने विचार को लंदन के लोगों तक पहुंचाने के लिए, लंदन के संसद तक पहुंचाने के लिए इसको लंदन में राजनीतिक संगठन की स्थापना किया था। इसमें क्या है, लंदन इंडियन कमेटी। ठीक, पहला इसको नहीं याद करना है, ज़्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा लंदन जो है इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ये याद रखिएगा। इसमें आपको कुछ जानना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद का भारतीय विषय से अवगत कराना था। इस एसोसिएशन को सबसे अधिक समर्थन भारत में बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला था। ठीक, इसकी शाखा जो लंदन में स्थापित थी, बम्बई में भी खोली गई थी। अध्यक्ष कौन थे उससे मतलब नहीं है आपको। 1884 ईस्वी में देखिए, यहाँ हम आएंगे, यहाँ पे आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पूर्व इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के अंतर्गत 1 अगस्त 1818, अब देखिए ये तो हो गया, सब खत्म हो गया। आपको जितने यूरोप में मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में छोटे छोटे संगठन बनते खत्म कर दिए। अब आइए कांग्रेस का स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ प्रयास किए गए, उसको रफली हम देखेंगे। 1 मार्च 1883 ईस्वी में ह्यूम्स ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक जो किए थे, हॉनर्स जो किए थे, उनको बुलाया गया, उनके नाम पत्र लिखा गया, मीटिंग हुआ, मीटिंग में निर्णय लिया गया कि एक संगठन बनाया जाए। अब 1884 ईस्वी में जब अडयार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में ह्यूम सहित सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी बनर्जी आदि शामिल हुए। ठीक है, मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी लोग शामिल हुआ। और 1884 ईस्वी में ही इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना ह्यूम ने कर दिया। ठीक, जो आगे चल के क्या कहलाया, इंडियन कांग्रेस कहलाया। तो 1884 ईस्वी में किसका स्थापना हुआ, इंडियन नेशनल यूनियन का। कौन किया था, ए ह्यूम किए थे। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब अगर कोई पूछे एग्जाम में पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन कौन है, तो ये है आपको इंडियन नेशनल यूनियन, ये बात याद रखिएगा। ठीक, सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है, पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले उसके स्थान पर कौन था, तो इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसका नाम बदल कांग्रेस किया गया। कब किया गया था, तो 84 में ए ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। 1885 में ह्यूम शिमला पहुंचे तथा नए वायसराय डॉफरिन से मिले और अपना उद्देश्य बताया। उसने इसका उद्देश्य को स्वागत भी किया। उनको लगा हाँ अच्छा है, भारत में अगर कोई विद्रोह होते हैं तो उसकी जानकारी उससे पहले इस संगठन के माध्यम से हम लोग को मिल जाएगी, हम लोग सतर्क हो जाएंगे। ठीक, तो डॉफरिन की योजना से सहमत हो गए। इस संगठन की स्थापना से पूर्व ह्यूम इंग्लैंड गए, वहाँ पे री पोंडल हॉजी, जॉन ब्राइट, स्लेग आदि राजनीतिज्ञों से इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श किया। भारत आने से पहले ह्यूम ने इंग्लैंड में भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से भारतीय संसदीय समिति की भी स्थापना वहाँ पे किए थे। तो भारतीय संसदीय समिति की स्थापना ह्यूम ने कहाँ किया, तो लंदन में, ये बात याद रखिएगा। ठीक, भारत आने पर ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की एक बैठक मुंबई में 1825 दिसंबर 1885 ईस्वी को की, जहां पर विचार विमर्श के बाद में इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, अब कांग्रेस का स्थापना हो गया। ठीक है, अब बैठक मुंबई के पहले कहीं और होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई पुणे में, क्योंकि पुणे में क्या था, उसमें प्लेग फैल गया था। इसको देखेंगे बाद में, इसके बारे में डिटेल से। कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा मद्रास के एक पत्र हिंदू में आपको 5 दिसंबर 1885 ईस्वी के अंक में मिलता है। ठीक है, हिंदू उस समय प्रकाशित होता था। इस प्रकार बम्बई में इस संस्था ने जन्म लिया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के व्यापक दौरे के बाद ह्यूम ने यह घोषणा किया कि दिसंबर 1885 ईस्वी में, मतलब पीछे जाते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पूना में आयोजित किया जाएगा और पूना में आयोजित होगा सम्मेलन, जिसमें
प्रमुख प्रांतों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु पूना में प्लेग फैलने के कारण सम्मेलन का स्थान बम्बई कर दिया गया। ये बात याद रखिएगा। अब बम्बई में कहाँ हुआ, ये सब पूछता है क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपको स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। स्थान क्या है, तो बम्बई है। कहाँ पे, तो गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज भवन में इसका मीटिंग हुआ था, ये याद रखिएगा। गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज, ये हाई स्कूल था। संस्थापक कौन है, एलन ऑक्टेवियन होम्स, याद रखिएगा ये भी बात। नेक्स्ट आते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने सदस्य भाग लिए, तो 72 सदस्य भाग लिए, ये बात याद रखिएगा। महत्वपूर्ण सदस्य जो भाग लिए थे कौन कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दानिश दानसा एलजी वाचा, दानसा एलजी वाचा एक ही आदमी के नाम है। काशीनाथ, टैलक टी, राघव चौहारी, एनजी चंद्रवाकर, सुबाराम। ठीक, तो ये 72 प्रतिनिधि याद रखिएगा। व्योमचंद बनर्जी अध्यक्षता किए, ये बात याद रखिएगा। कहाँ मीटिंग किया गया, तो आपको बम्बई में गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज भवन में किया गया। संस्थापक ए.ओ. हुम है। कब किया गया, तो 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। इसीलिए 28 दिसंबर को हर साल कांग्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी तक मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में हुआ था, याद रखिएगा ये बात। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, मतलब 84 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ज्यादातर नेता वकील पत्रकार थे। बम्बई के पहले अधिवेशन में शामिल कुल 72 प्रतिनिधि में बम्बई प्रेसिडेंसी से सबसे अधिक लोग शामिल थे, ये बात याद रखिएगा। बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि सचिव ए.ओ. हुम थे। ठीक, बाकी सब उद्देश्य को जानने की आपको जरूरत नहीं है। प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव को पारित किया गया था, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर विभिन्न विद्वानों ने अपना मत प्रकट किया है। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में क्या बात लिखी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह थी कि इसके संस्थापकों की उत्कटता ब्रिटिश साम्राज्य को छीन भिन्न होने से बचाने की थी। मतलब इसका स्थापना क्यों किया गया है, तो इसकी स्थापना किया गया है आपको सेफ्टी वाल्व के रूप में। जैसे कुकर में सेफ्टी वाल्व देखे हैं, ठीक, तो कुकर का भाप जो होगा, कुकर का भाप होगा, अगर सीटी नहीं मारेगा, ठीक, तो कुकर का क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक, इसी तरह सिद्धांत के तहत भारत जो है, भारत जो है इसके अंदर विद्रोह की लहर है बहुत सारे। ठीक है, तो कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश लोगों को इस विद्रोह के बारे में जानकारी मिलेगा। कैसे, तो जानकारी कैसे मिलेगा, तो क्या होगा, कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कहेगी, मतलब बता देगी इसके बारे में कि विद्रोह होने वाला है, विद्रोह होने वाला है। कैसे कुकर चिल्ला चिल्ला के सीटी मार मार के कहता है कि चावल उतार दीजिए, दाल उतार दीजिए, वैसे ही कहेंगे कांग्रेस की विद्रोह होने वाला है, आप लोग समझ जाइए। मतलब माध्यम से कांग्रेस के माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो कांग्रेस का प्रयोग कैसे करेंगे, आपको ये लोग सेफ्टी वाल्व के रूप में करेगा। ठीक, ये बात कौन बोले हैं, तो दादा भाई आपको लाला लाजपत राय बोले हैं, याद रखिएगा। होम्स के जीवनकार वेडरबर ने लिखा है कि भारत में असंतोष की बढ़ती शक्ति से बचने के लिए यह सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता है। ये बात लाला लाजपत राय बोले, ये बात यूँ बोल रहे हैं। ठीक, सेफ्टी वाल्व हो गया। और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर उभयद्वीप कोई दूसरा चीज़ नहीं हो सकता है। और कांग्रेस मतलब क्या कहा, भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए ये कांग्रेस की स्थापना, मतलब सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता है। और कांग्रेस आंदोलन जो है, कांग्रेस जो है इससे बढ़ के मतलब ज़्यादा स्थान नहीं रख सकता है, मतलब सेफ्टी वाल्व से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसका स्थापना आसानी से किया जाए, हम लोग को ही फायदा है। रजनी पामदत्त जो है, जिनकी पुस्तक इंडिया टुडे मोस्ट मूवी याद रखिएगा, लिखे हैं शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार हुई है। ये सब बात लिखें, बस ये सेफ्टी वाल्व वाला सिद्धांत याद रखिएगा कैसे काम करता है। ठीक है, और आपको इसके बारे में लाला लाजपत राय और वेडरबर्न भी बोले हैं। ठीक, चलिए भारतीय राष्ट्रीय और सब लोगों का विचार आगे हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम जो किए थे वो कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड एक देश है जो इंग्लैंड के अधीन अभी काम करता है। ठीक है,
इंडियन सिविल सर्विस, ए स्कॉटलैंड के निवासी जो ए होम इंडियन सिविल सर्विस के माध्यम से भारत आए थे और कई वर्षों तक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था और बाद में कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस के महामंत्री बने और 1906 ईस्वी तक ये कांग्रेस के महामंत्री रहे। 1912 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद में कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता और पिता घोषित किया। ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कलकत्ता विश्व में सब बता भी की आप लोग को बात। ठीक है, तो ये सब का आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। लाला लाजपत राय क्या लिखते हैं ह्यूम के बारे में कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका हृदय भारत की निर्धारता और दुर्दशा पर रोता था, ये बात बोले हैं, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो गया, दूसरा अधिवेशन आपको कहाँ होगा, कलकत्ता में होगा। ठीक है, 1886 ईस्वी में होगा। ह्यूम जब कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ तो देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब कांग्रेस वालों मिला लिया जाएगा तभी आपको अधिवेशन सफल होगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से ह्यूम मिले और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या हुआ, मतलब इंडियन एसोसिएशन यानी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपको कांग्रेस में मिला लिया गया 1886 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के पास गए ह्यूम और इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस में शामिल होने के लिए राजी किया। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक, इसमें 434 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ये भी याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि सभी महत्वपूर्ण केंद्र में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी की स्थापना किया जाएगा, जहाँ जहाँ राज्य में करना है करेंगे। ठीक, डॉफरिन ने सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों का व्यक्तिगत हैसियत से गार्डन पार्टी दी थी। इसे निमंत्रित व्यक्तियों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी उनके पार्टी में नहीं गए, बाकी सब लोग गया लेकिन ये नहीं गए। ठीक, चलिए कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हम लोग देखते हैं। यह अधिवेशन आपको 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम हुए जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता किया। इस कितने लोग भाग लिए, तो 607। इससे आपको इनको अब जानना नहीं है। इस अधिवेशन में ही कांग्रेस अंग्रेजों की कटी आलोचना की गई थी। इसी अधिवेशन के बाद में क्या हुआ, कांग्रेस से अंग्रेज दूर होते गए और कांग्रेस के आंदोलन को दबाने का ये लोग प्रयास करते गए। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इतना आप लोग जानिएगा। यहाँ पे चतुर्थ अधिवेशन जो था इलाहाबाद में जॉर्ज उलूक की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि अधिवेशन किसी प्रकार से यहाँ पे नहीं हुआ हो, लेकिन अंततः दरभंगा महाराज जो थे एक जगह था लूथर काउंसिल, उसको खरीद ही लिए। मतलब अंग्रेज इसके मीटिंग के लिए जगह उपलब्ध नहीं करा रही थी। अब क्या किए कि एक महाराज हैं दरभंगा बिहार के, उन्होंने इस जगह को खरीद को कांग्रेस को दे दिया। ठीक है, तब जाके यह मीटिंग हुआ। ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इस मीटिंग में हुआ तो डॉफरिन के द्वारा अब आलोचना शुरू कर दिया गया कांग्रेस का। डॉफरिन ने कांग्रेस के कटु आलोचना की और आदेश जारी किया कि कोई भी सरकारी व्यक्ति किसी राजनीतिक संगठन के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि यह सूक्ष्मदर्शी, मतलब बहुत कम लोगों के समूह है, प्रवक्ता है। पूरा भारत में अगर 10 करोड़ लोग हैं तो 5, 7, 10 हज़ार लोगों का यह समूह प्रतिनिधित्व करता है, सभी का नहीं। ठीक, ये कौन बोले, तो डॉफरिन बोले, याद रखिएगा। उसने कांग्रेस पर ब्रिटिश अधिकारी के विरुद्ध विदेश फैलाने का दोषारोपण किया। जब इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन होने का फैसला हुआ तब सर सैयद अहमद एवं बनारसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका विरोध किया, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को लगा कि कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में होगा तो हम लोग का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। और यहीं पे विरोध करने के लिए इन दोनों आदमी शिव प्रसाद बनारस के जो राजा थे और आपको सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने पेट्रियाटिक एसोसिएशन, देशभक्त एसोसिएशन का स्थापना किया था। इस एसोसिएशन जो देशभक्त एसोसिएशन है, इसके माध्यम से ये लोग क्या करेगा, कांग्रेस का विरोध करेगा। कौन कौन किया था, तो आपको सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा जो थे शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, इन्होंने किया था। ठीक, सर सैयद अहमद खां को लाया कि कांग्रेस उनके इलाके में हावी होने जा रही है। इन विरोधों के बावजूद कांग्रेस का यह अधिवेशन पिछले अधिवेशन से अधिक सफल हुआ, याद रखिएगा। यह पहला अवसर था जब लाला लाजपत राय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिए, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे। 1889 ईस्वी में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस में की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना हुई, मस्ट PBI। ठीक है, मतलब कांग्रेस का एक शाखा खुला कहाँ पे, तो लंदन में, जिसका नाम क्या रखा गया आपको, ब्रिटिश कमेटी।
इस कमेटी ने इंग्लैंड में कांग्रेस के प्रचार के लिए इंडिया नामक पत्रिका भी निकाला, याद रखिएगा, ठीक। पंचम अधिवेशन जो है आपको कहाँ पे होते हैं, 1889 ईस्वी में बम्बई में होते हैं, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो विलियम वेडर्स। इलाहाबाद का अध्यक्षता कौन करता है, तो जॉर्ज जूले। जॉर्ज जूले प्रथम अंग्रेज हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए। उसके बाद विलियम वेडर्स किए हैं, हेनरी कॉटन किए हैं, ठीक है। इन लोग प्रमुख नाम याद रखिए, हेनरी कॉटन का, विलियम वेडर्स का और जॉर्ज जूले का। विलियम वेडर्स एक और अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे आप लोग को ये बता दिए पश्चिम अधिवेशन के बारे में। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। छठा अधिवेशन। छठा अधिवेशन जो है आपको कहाँ हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, याद रखिएगा 90 में, ठीक है। इतना तक अब याद करने का, चौथा तक याद रखिएगा, चौथा पाँचवा तक, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। अब देखिए 90 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक हॉनर्स कादम्बी गांगुली ने भी इसमें भाग लिया था, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण। अब यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठन और कांग्रेस के स्थापना, ये बात देख लिए हम लोग। अब नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण। वीडियो लंबा होने के कारण वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।